Hello and welcome to this review channel. So अभी मैंने recently एक anthology series देखी थी based on the short stories of Satyajit Ray. Satyajit Ray जिनको नहीं पता है, he is a phenomenal filmmaker, not just an icon from the West Bengal film industry or the art industry for that matter, but entire India. I mean, he's one of the guys, I guess the only guys जिनको इंडियन फिल्म मेकिंग के लिए ऑस्कर नॉट जस्ट नॉमिनेट, ही वॉज अ विनर. एंड जब उनको ऑस्कर दिया जा रहा था उनकी डेब्यू फिल्म के लिए, तो ही सेड आई डोंट हैव टाइम टू ट्रैवल टू टू यूएस अवार्ड कलेक्ट करने के लिए. इफ यू फील आई एम वर्थ इट, ड्रॉप द अवार्ड हियर. दैट वाज हिज स्वैग. दैट वाज सत्यजीत रे's swag. He was, I guess, the only filmmaker in the entire world. बाकियों के मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो drop in the comments below. He was the only filmmaker in the entire world in history जिसके लिए Oscar it was shipped to India, to the home country, because he had this swag that hey मैं नहीं आ रहा कलेक्ट करने, मुझे फिल्म बनाना है. Wow. Anyways, सत्यजीत रे के अगर आपको फिल्म्स नहीं पता, गो अहेड एंड रिसर्च इट. आइकॉनिक फिल्म्स, दे वर मच बिफोर द एरा ऑफ जब ये फिल्म मेकिंग बनी गई थी, जब ये फिल्म्स बनाई गई थी. आई एम श्योर यू विल फील लाइक दैट. मुझे ये शॉर्ट स्टोरीज नहीं पता थी. मैंने जब ये शॉर्ट स्टोरीज देखा, आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड दैट माई गॉड, इफ दिस इज व्हाट सत्यजीत रे मेड, ही वाज शो before his era. I mean, he was that brilliant. Now here मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं जहाँ पे जो रेड एंथोलॉजी सीरीज है नेटफ्लिक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसकी काफ़ी आलोचना करी गई है, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है that it's not in the same mood and not in the same sync, not in the same flavor. The filmmakers didn't justified to raise original short stories. I would say यार मैंने वो शॉर्ट स्टोरीज नहीं पढ़ी, बट व्हेन आई वॉच दिस सीरीज आई हैड रिस्पेक्ट फॉर सत्यजीत रे. आई मीन आई ऑलरेडी हैड रिस्पेक्ट, बट ये मूवी देखने के, ये सीरीज देखने के बाद आई हैड दिस अर्ज टू रीड मोर बुक्स ऑफ सत्यजीत रे. आई गेस दैट्स व्हाट मैटर्स. मुझे नहीं पता कितना हद तक ये जो फिल्म मेकिंग बनाई गई है, ये सीरीज़ के 4 स्टोरीज बनाई गई है, वो किस हद तक ओरिजिनल सत्यजीत रे के शॉर्ट स्टोरीज से मिलती है या नहीं मिलती. ऑनेस्टली आई डोंट केयर. व्हाट मैटर्स इज ये रे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मुझे ईगर कर रही है, मुझे हंग्री बना रही है टू रीड मोर स्टोरीज ऑफ सत्यजीत रे. आई बिलीव दैट व्हाट मैटर्स. बाकी सारी आलोचना हर जगह होगी. आई गेस जब ब्योमकेश बख्शी सुशांत सिंह वाली बनाई गई थी, बहुत आलोचना करी गई थी, बट आई गेस दैट ब्योमकेश बख्शी मूवी वाज फिनोमिनल. बहुत ही अच्छी बनाई गई थी वो. एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस सत्यजीत रे's collection of short stories brought by Netflix, titled Ray. ये बेसिकली एंथोलॉजी है, 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, एंड ये 4 शॉर्ट स्टोरीज एक दूसरे से मेल नहीं खाती. दैट्स व्हाई इट्स एंथोलॉजी. 40-43 मिनट्स की ये एक कहानी है, शॉर्ट कहानी है. और मैं, क्योंकि ये हर एक कहानी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो मैं हर एक की एक डिफरेंट रेटिंग दूंगा. सो यू विल गोना सी 4 रेटिंग्स ऑफ रे बेस्ड ऑन देयर ईच 4 स्टोरीज. पहली, फॉरगेट मी नॉट. फॉरगेट मी नॉट इसके लीडिंग रोल में या टाइटल रोल में, पिवटल रोल में है अली फजल. अली फजल प्ले करते हैं एक दिस स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जिनका दिमाग, ब्रेन कंप्यूटर की तरह चलता है और वो कभी कोई चीज़ भूलते नहीं हैं. और इस दौरान उनमें एक नार्सिसिज्म, एक ईगो टाइप का एक फीलिंग आ जाती है दैट he feels he's next to God. He can manipulate other people's life and चाहते न चाहते हुए वो शायद दूसरों को नीचा दिखा देते हैं, जिसमें उसके फ्रेंड्स, उनके शायद कॉलीग्स और
स्कूल के बैचमेट ऐसे भी लोग आते हैं। सो किस तरह से उनके लाइफ में ये एक टर्न आता है व्हेन ही फील्स दैट उनकी ये जो पावर है विच इन जो उनका दिमाग है जो कंप्यूटर्स जैसा है, वो धीरे धीरे जब ये लूज करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो किस तरह से किस तरह से ये उनको इम्पैक्ट करते हैं, एंड यही पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी थी। ये इसको आप एक रिवेंज स्टोरी के तौर से देख सकते हो। मुझे अच्छी लगी थी। आई वुड गो विद यू नो 3.5 out of 5 for Forget Me Not. Second story is बहरूपिया। बहरूपिया के टाइटल रोल में के मेनन, एंड माय गॉड के मेनन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। इस पूरे कहानी में, इस 43 मिनट्स की कहानी में दिखाते हैं कि के मेनन का जो कैरेक्टर है इंद्रशीष सेन, वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो एक जगह पे काम भी करते हैं, और किस तरह से वो एक एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, बट वो एक्ट्रेस उन्हें घास नहीं डालती, और किस तरह से उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ लगती है जो कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा पावर देती है टू यू नो get into the face of someone else through prosthetics, through makeup. तो because he knew makeup, he was already makeup artist. So किस तरह से जो उसके के मेनन का कैरेक्टर है वो दूसरों का चेहरा अपने ऊपर एक मेकअप के थ्रू कर लेते हैं। एंड दिस पार्ट रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी विंचिदा। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम। इट्स अ फैंटास्टिक बंगाली मूवी, सीरियल किलिंग के ऊपर है। अमेजिंग मूवी। अगर आपने नहीं देखी है, इट्स माय रिकमेंडेशन, गो अहेड एंड वॉच विंचिदा, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपको सीरियल किलिंग टाइप की मूवीज पसंद है। तो इस पार्ट पे जब दिखाते हैं कि जब के मेनन इज पुटिंग ऑन मेकअप for someone else, he's trying to look someone else through that makeup, और फिर वो जो कांड करते हैं, फिर उन्हें एक नशा हो जाता है दूसरों का लुक धारण करने में, एंड फिर वो जो कांड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे विंचिता के जैसा वाइब्स आ रहा था। बट देन द स्टोरी कम्प्लीटली चेंज्ड, इट कम्प्लीटली फ्लिप्ड। आई मीन इट started to look like it's a suspense good thriller type of story, but it flipped। ये फिर बन जाती है कहानी एक पीर बाबा के जादू की, एक चमत्कारी पीर बाबा की। जो पीर बाबा बनते हैं वो देवेंद्र भट्टाचार्य, अनदर फैंटास्टिक एक्टर। इनको आपने बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ में देखा होगा। अच्छे एक्टर है। सो उन्होंने भी यहाँ पे अच्छी एक्टिंग करी है। सो किस तरह से वो पीर बाबा को चैलेंज करते हैं कि मेकअप करके जाते हैं, बोलते हैं कि यार पहचानो मुझे। आई मीन उन पीर बाबा का ये मिरेकल होता है कि वो फेस देख के इंसान को पढ़ लेते हैं, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देते हैं उन्हें। तो ये जाता है के मेनन जाते हैं एक मेकअप का रूप, बेसिकली किसी अपने फेस पे मेकअप डाल के एक कॉस्मेटिक्स प्रोस्थेटिक्स डाल के एक अलग फेस लेके जाते हैं। सो उन्हें बेसिकली उन्हें चैलेंज करने पीर बाबा को। और फिर क्या होता है, अगेन दैट्स समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच। वो अपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, बट इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन से कि टोटली अनएक्सपेक्टेड भी है। अगर आप एक मूवी बफ है, आपको आपने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, यू वुड नो कि इसके बाद क्या होने वाला है। सो के मेनन वाली स्टोरी मुझे उतनी दमदार नहीं लगी। आई विल गिव इट अ 2 out of 5 rating, but those two is only because of one, के मेनन's acting, and two, the makeup in this story। के मेनन की एक्टिंग लाजवाब। इस स्टोरी में मेकअप करी गई प्रोस्थेटिक्स की यूज़ किया गया वो काम बहुत ही अच्छा है। सो प्रोस्थेटिक्स, मेकअप एंड के मेनन's एक्टिंग, इनको अगर हटा दिया जाए तो शायद कहानी में उतना दम नहीं है। थर्ड के पहले मैं चौथी की कहानी सुनाऊंगा, बिकॉज थर्ड स्टोरी मैं बाद। चौथी स्टोरी है हर्षवर्धन कपूर और राधिका मदान। हर्षवर्धन कपूर, इस कहानी का नाम है स्पॉटलाइट। हर्षवर्धन कपूर एक ऐसे नामी गिरामी एक्टर है जो देखा जाए तो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल एक्टर नहीं है। उनकी फिल्में अक्सर फ्लॉप होती हैं,
और उनके उनकी एक्टिंग को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, साउंड्स लाइक रियल लाइफ, बट या यहाँ पे ही हैज़ अ गुड फैन बेस। उनके उनका जो कैरेक्टर है, विक नाम है उस कैरेक्टर का, और उसके एक लुक के लिए पूरी मूवी चल जाती है। उनकी उनके फैन बेस सिर्फ उनकी एक लुक के ऊपर फिदा है। तो विक इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डिलीवर दैट लुक, और उतनी एक्टिंग पे, उतनी परफॉर्मेंस पे उतनी ध्यान नहीं है। ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन गिविंग दैट लुक। और इसी बीच में क्या होता है कि वो जिस बड़े से होटल में रुके होते हैं, पैलेशियल स्वीट दिया होता है उन्हें, वो स्वीट एक कह सकते हो गॉड लेडी को दे देते हैं। वहाँ पे गॉड लेडी आती है, जैसे गॉड मैन होते हैं वैसे गॉड लेडी आती है। वो गॉड लेडी ऑब्वियसली जब आती है, सो पूरा का पूरा होटल गॉड लेडी को सर पे चढ़ा देता है, सर पे बिठा के रखता है। सारे स्टाफ्स, होटल स्टाफ, इवन फॉर दैट मैटर विक जो एक्टर है उसके स्टाफ, उसके लोग भी कहीं ना कहीं वो जो गॉड लेडी है उसको दीदी दीदी कहते हैं सब, उस गॉड लेडी के पीछे भागते रहते हैं, उनको प्रेज करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ही फील्स द स्पॉटलाइट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द एक्टर विक से द गॉड लेडी दीदी। सो इस बीच में वो क्या करते हैं, क्या वो अब इस गॉड लेडी दीदी से मिल पाते हैं, वो गॉड लेडी दीदी कौन है, उनके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हुई होती हैं, और क्या वो गॉड लेडी विक को किसी तरह से ब्लेसिंग देती हैं या नहीं देती, या कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है गॉड लेडी के बारे में है जो विक को अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को पाने में हेल्प करती है। दैट इज़ अ स्टोरी ऑल अबाउट। मुझे इसमें हाँ, हर्षवर्धन कपूर माइट हैव एक्टेड वेल, बट इट्स नॉट दैट फिनोमिनन जैसे अली फजल ने या के मेनन ने किया था अपने अपने स्टोरीज में। इट्स दे वर क्वाइट गुड। सो हर्षवर्धन कपूर को मैं उस लेवल पे तो नहीं बोलूँगा, मैं इस स्टोरी को ऑलमोस्ट 1/5 रेटिंग दूंगा। मुझे इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया इस स्टोरी को देख के। अब आते हैं जो थर्ड एपिसोड था, और इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मैं बता रहा हूँ उसमें के हिसाब से लास्ट स्टोरी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी। अमित चौबे आई गेस वॉज द फिल्म मेकर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। स्टोरी का नाम है हंगामा है क्यों बरपा। इसमें दो पिवटल कैरेक्टर्स हैं। मनोज बाजपेयी जो प्ले करते हैं एक सीजन्ड गज़ल मेस्ट्रो मुसाफिर अली, और वो एक ट्रेन की जर्नी में कहीं जा रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, और उस ट्रेन जर्नी में उन्हीं के कंपार्टमेंट में, फर्स्ट क्लास एसी के कंपार्टमेंट में, आई गेस दैट द एरा इज़ 80s। सो वहाँ पे जो उस टाइम की जो ट्रेनें हुई होती हैं उसी ट्रेन का एक तरह से दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्लास एसी में देवर ओनली दो ही पैसेंजर्स होते हैं उस पूरे उसमें कंपार्टमेंट में, एक मनोज बाजपेयी और दूसरे हैं गजराज राव। गजराज राव इज़ बेसिकली रिटायर्ड रेसलर एंड ही इज़ नाउ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक तरह से कह सकते हो आप। और किस तरह से उनके दोनों के बीच में बातें होती हैं, डायलॉग्स, अमेजिंग डायलॉग्स लगे हैं मुझे। आई मीन जैसे एक बेल बॉय टाइप का होता है, वो आता है और वो आके कहता है कि आपको तकी से लेके टकीला तक आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताइए। इसी तरह से फिर जैसे वो जब शराब पी रहे होते हैं मनोज बाजपेयी और गजराज राव के कैरेक्टर, तो गजराज राव जी कहते हैं कि ये तो हमारा क्वार्टर फाइनल था, अब सेमीफाइनल। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्टर भी अच्छे हैं, डायरेक्शन भी अच्छा है इस पूरे कहानी का। एक्टिंग तो नो डाउट मनोज बाजपेयी और गजराज राव जी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। डायरेक्शन, आई मीन देयर आर टाइम्स जब एक्चुअली में मनोज बाजपेयी जी के फैंटेसी को प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। और जैसा आपने नाम से सुनी समझ ही गया होगा कि हंगामा है क्यों बरपा, ये गुलाम अली की बहुत ही बेहतरीन गज़ल है। एंड यकीन मानिए जब ये कहानी चल रही थी, जब ये 43 मिनट्स की ये स्टोरी चल रही थी, एपिसोड चल रही थी, बीच बीच में 2-3 बार गुलाम अली का ये एवरग्रीन गज़ल हंगामा है क्यों बरपा बीच बीच में चला, शायद 1-2 मिनट चला। अब यकीन नहीं करेंगे, इट पुल्ड मी टू वॉच और लिसन टू दिस सॉन्ग आफ्टर द एपिसोड एंडेड। ऐसा जादू था इस एपिसोड में, एक सेकंड नहीं था जब मैं कहूँगा कि ये एपिसोड मुझे बोरिंग लगा या ये स्टोरी मुझे ड्रैग लगी। आई वॉज एक्चुअली एनक्रॉस्ड एंड
enjoying every moment, every minute, every second of the story. ऐसी स्टोरी रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स नहीं थे. इस पर्टिकुलर स्टोरी को मैं 5/5 रेटिंग दूंगा. मनोज बाजपेयी जी और गजराज राव की ये हंगामा है के ऊपर एपिसोड दी बेस्ट लगी मुझे. एंड हैट्स ऑफ टू गुलाम अली. उनका ये सॉन्ग हंगामा है के ऊपर पा, it almost relived and me, a guy from the 90s era में पला बड़ा, मुझे ये गाना एक तरह से दोबारा सुनने का मन किया. मैंने एपिसोड शायद 3 बार देखा just for Manoj Bajpayee ji's and Gajraj Raw's acting. In fact, not just for their acting but also for reliving the song हंगामा है क्यों बरपा. मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा ये एपिसोड. ये कहानी बहुत ही मज़ेदार लगी. जिस तरीके से इस कहानी को दर्शाया गया, पेश किया गया, मुझे अच्छा लगा. सो लाइक आई सेड, एंड जैसे मैंने ये कहानी एपिसोड के या रिव्यू के स्टार्टिंग में बताया था, मुझे ये स्टोरीज़ नहीं पता. मुझे ये शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी. मुझे ये शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता जहाँ से ये सारे 4 एपिसोड्स बनाए गए. मैंने ऑनेस्टली एक रैंडम मूवी व्यूअर की तरह देखा और मुझे अच्छा लगा. आई गेस दैट्स व्हाट काउंट्स. मनोज बाजपेयी जी और गजराज राव की एपिसोड मुझे सबसे बेस्ट लगी. एंड ओवरऑल ये पूरी ही एंथोलॉजी सीरीज़ ने मुझे कंपेल किया कि मैं रे के बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ कहीं ना कहीं से निकालूं और पढूं. अगर नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो बुक. आई गेस दैट्स व्हाट काउंट्स. सो ओवरऑल मेरी तरफ से रे ऑन नेटफ्लिक्स इज़ हाईली रिकमेंडेड. मैं ओवरऑल इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सबको कि आप प्लीज़ इसको देखिए. हो सकता है कुछ एपिसोड बोर लगे बट डेफिनेटली मनोज बाजपेयी जी का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा. दिस वॉज माई रिव्यू एंड इन नो स्पॉयलरिश वे अ डिस्कशन ऑन रे द एंथोलॉजी सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स. आपने अगर देखा है तो आप बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. अगर मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट्स बिलो. आप और मेरे रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं एंड कंटिन्यू द जर्नी ऑफ मूवी एक्सप्रेस विथ मी, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए एंड टेक केयर. आई विल सी यू ऑन अदर वीडियोस. टेक केयर.